हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आजकल हम आपकी जो वितान भाग 1 है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने इसके पहले पार्ट के बारे में अध्ययन किया और आज हम इसके दूसरे पार्ट राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लेखक है अनुपम मिश्र। तो आप देखते हैं कि अनुपम जी ने जो ये नाम दिया है राजस्थान की रजत बूंदें, रजत का अर्थ बेटा सफ़ेद से होता है या चांदी जैसा। तो यहाँ पर जो राजस्थान में क्या है, पानी की कमी के कारण वहाँ पे बारिश भी कम होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नदी और नहरें वगैरह भी नहीं हैं और कुएं की या वाटर वर्क्स का जैसे पानी है वो भी क्या है, कम मात्रा में पहुँचता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को एकत्रित करते हैं और उसी पानी को से अपने जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों जैसे राजस्थान में कुछ ज़िले जैसे देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ भाग, इन सब के अंतर्गत क्या है, इस तरह की समस्याएं आती है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए जैसे छत पे जो पानी नीचे आ रहा है उसे इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो तो क्या है, पार्लर पानी कहलाता है छत से जिसको आपने इकट्ठा कर लिया। लेकिन इस पार्ट के अंतर्गत जो आपको बताया जा रहा है वो है कि जो कुएं बनाई जाती है वो किस तरह से बनाई जाती है और उन कुएं में जो बारिश का पानी है वो किस तरह से आता है। तो बच्चों ये देखो, कुआं तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लेकिन कुएं क्या है, उसका स्त्रीलिंग है और बारिश के पानी को संचय करने के इसको काम में लिया जाता है। तो अब बच्चों आप अपनी बुक्स में देखो और सुनो इस चीज़ को भी, इस पाठ के अंतर्गत है क्या। तो पसीने में तरबतर चेलवांजी, चेलवांजी क्या होता है, जो लोग कुएं की खुदाई करते हैं या चिनाई करते हैं। चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर क्या है, गर्मी बढ़ने लगी। कुएं का जो व्यास घेरा बहुत ही संकरा होता है, यानी जो कुएं बनाई जाती है वो इतनी संकरी होती है तो उसमें क्या है, जैसे जैसे उसकी खुदाई गहरी होती जाएगी बच्चों, वैसे वैसे क्या है, उसमें ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन क्या है वो कम मात्रा में होने लगेगी। तो व्यक्ति को क्या है, घुटन भी महसूस होने लगती है और उसका व्यास क्या है, संकरा रखा जाता है। ये संकरा क्यों रखा जाता है इसके बारे में हम इसी पाठ में आगे चर्चा करेंगे। उखरू बैठे चेलवांजी, उखरू कैसे बैठना होता है बच्चों, कि अपने आप को जैसे उखड़ू बैठना, यानी पंजे के बल घुटने मोड़ कर बैठना। जब अपने क्या है, घुटने अपने पेट को छूते हैं इस तरह से हम बैठें, यानी मोड़ के जब हम बैठते हैं तो उसे बैठते हैं उखरू बैठना। तो चेलवांजी क्या है, उखरू बैठता है कि पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, यानी उस कुएं का व्यास इतना ही है कि व्यक्ति उसके अंदर उखरू बन के बैठ सकता है या उकड़ू बन के बैठ सकता है और उसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी जगह रहती है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इनकी जो है लंबाई है या उनका जो वजन है वो ज़्यादा है, तो इतना तो उसका स्पेस, इन जगह ही नहीं होती कि आप इनसे खुदाई कर सको। तो खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली क्या होता है, छोटा फावड़ा होता है, छोटी डंडी का छोटा औजार। तो बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार है। नुकीला फल लोहे का और हत्था किस चीज़ का होता है, लकड़ी का। तो ये क्या है, होता तो फावड़े की तरह है लेकिन उसके जो साइज है उसका वो क्या है, थोड़ा कम होता है। तो कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम कर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह सिर पर पहने रहते हैं। यानी नीचे जैसे जैसे आप खुदाई करेंगे, वो चेलवांजी खुदाई करेगा तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगी और दम घुटने वाली जो गर्म हवा है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जो व्यक्ति बाहर खड़े होते हैं ऊपर ज़मीन पे, तो वो क्या करते हैं, मुट्ठी भर रेत बीच बीच में अंदर फेंकते रहते हैं, जिससे उस मिट्टी के कणों के साथ ताज़ी हवा क्या है, अंदर जाती रहती है। और वो जो मिट्टी है वो सीधी जाके जो चेलवांजी उसके सिर पर ना लगे, इसलिए उसने सिर के ऊपर क्या है, एक बड़ा सा टोप पहना होता है जो किसी धातु का, यानी कांस्य का या पीतल का या किसी अन्य धातु का बना होता है।
नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। बाल्टी तो बच्चों आप समझते हो, लेकिन डोल क्या होता है? एक चमड़े का बैग होता है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर जाते हैं। तो जो चेलवांची है उसके सिर के ऊपर जो टोप पहना होता है वो उसकी क्या करता है? सिर को बचाए रखता है और उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। चेलवांजी यानी चिजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। यानी जो इस तरह से कुएं का निर्माण करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो इस काम में दक्ष होते हैं। क्यों? बहुत ही कम घेरे की आपको कुएं खोदनी होती है, और उसको खोदना और इतने गहरे जहाँ पर दम घोटो हवा भी बन जाती है और मिट्टी को बाहर निकालते हैं, तो मिट्टी भी क्या है, उस व्यक्ति के सिर पर गिर सकती है। इसके लिए क्या है, कुछ ही लोग ऐसे काम करते हैं और उन्हें ये जो काम है वो क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। चिजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं क्या है? पुल्लिंग होता है, लेकिन कुएं क्या है? स्त्रीलिंग। यह चोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। यानी कुएं की जितनी ही गहराई होती है, लेकिन जो व्यास है, इसका जो घेरा है वो थोड़ा कम होता है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं क्या करता है? भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुआं तो क्या होता है बच्चों? इतना गहरा होता है कि जब उसमें भूमि का जो जल निकल आता है वहां तक उसकी खुदाई होती है, लेकिन कुएं जो होती है वो इस तरह से नहीं होती है। इसे हम देखते हैं तो देखो, कुएं क्या है? वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और न ही भूजल है। यह तो नीति नीति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। यानी इस तरह का पानी इकट्ठा करता है कि जैसे, इसे बच्चों हम आगे एक चित्र से समझेंगे। तो पहले ये देखो कि ये क्या करता है, ना तो बहने वाले पानी को सीधा इकट्ठा करती है, ये क्या करती है, बड़े ही जो भूमि की मिट्टी के कणों के बीच में जो पानी की बूंदें होती है वो धीरे धीरे रिस कर कहाँ आ जाती है? इस कुएं के अंदर समाहित हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही मुश्किल कार्य है। अब बात आती है कि मरुभूमि यानी जो सूखे मैदान में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। यानी वहाँ पे तो हमेशा सूखा मैदान, अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है तो भी वहाँ की मिट्टी क्या है, पानी को हाथों हाथ यानी उसी समय क्या है, सोख लेती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो बच्चों देखो, अब खड़िया पत्थर क्या होते हैं? देखो कि जमीन से कुछ हाथ नीचे, 50-60 हाथ नीचे बात करते हैं, तो क्या है, एक पत्थरों की लाइन सी बनी होती है, जिसे क्या कहा इन्होंने? खड़िया पत्थर कहा है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से नहीं दिखती। यानी भूमि में ऊपर तो मिट्टी होती है 20-25 हाथ या 50 हाथ तक, उसके बाद में एक पत्थरों की सतह बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? खड़िया पत्थर की एक खड़िया पट्टी कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। तो बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, लेकिन वह प्राय क्या होता है? खारा होता है, और खारे पानी को पीने में क्या है, काम में नहीं लिया जा सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। तो बच्चों अब हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि जैसे बारिश होती है तो बारिश का पानी कहाँ चला जाता है? भूमि में चला जाता है। और कुछ जगह पर ऐसा होता है जहाँ खड़िया पट्टी होती है, और जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं पे क्या है, कुएं का निर्माण होता है। खड़िया पट्टी आप समझ गए कि पत्थरों का एक स्तर होता है या पत्थरों की एक लाइन होती है। तो ये क्या करती है, भूमि में जो जल है
यानी भूमि का जो जल है वो क्या होता है, खारा होता है। तो उसे राजस्थान के लोग पीने में काम में नहीं ले सकते। इसलिए क्या करते हैं, जो बारिश का जल खड़िया पट्टी और ज़मीन के बीच के मध्य भाग में जो मिट्टी है उसके अंदर क्या है, समाई रहती है, जो नमी है वो हमेशा रहती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुएं का निर्माण करते हैं। तो इस कुएं के अंदर क्या है, धीरे धीरे रिस रिस कर पानी क्या है, कौन सा पानी, जो वर्षा का पानी यहाँ मिट्टी के अंदर क्या है, नमी के रूप में व्याप्त है, वो धीरे धीरे रिस रिस के इस कुएं के अंदर आता है। और इस कुएं से क्या है, प्रतिदिन 2-3 बाल्टियाँ इस कुएं में पानी भरता है और इसे क्या है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो वो लोग अपना जो मीठा पानी है या जो पीने का पानी है, इतने से ही पानी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो यही बात हमने यहाँ देखी कि जहाँ पर खड़िया पट्टी है वहीं पर क्या है, कुएं का निर्माण होता है, और जहाँ खड़िया पट्टी है वहाँ कुएं का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुएं के लिए तो काफ़ी ज़्यादा गहराई खोदनी पड़ती है। और वहाँ पर क्या है, ऐसी जगह राजस्थान की जगह जहाँ पर क्या है, भूजल जो है वो क्या है, खारा है। तो वहाँ पर कुएं का निर्माण न करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं, कुएं का निर्माण किया जाता है। तो देखो कि पीने में काम नहीं आ सकता, इसमें तो क्या है, सिर्फ कुइयाँ ही बनाई जाती है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। देखो बच्चों, जो ये खड़िया पट्टी होती है, ये जो बारिश का पानी है इसे भूमि के पानी में जाने से रोकती है। अगर ये पानी भूमि में चला जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, खारा। लेकिन ये पानी हमेशा क्या रहता है, खड़िया पट्टी के ऊपर की जो नमी है, उसकी जो मिट्टी के कण हैं उनके अंदर समाहित रहता है। ऐसी स्थिति में वह बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे जल रही पथरीली पट्टी के बीच में अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इन नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। तो देखो बच्चों, अब दूसरा सवाल ये उठता है, एक तो ये था कि अगर ये भूजल में मिल जाएगा तो खारा हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर क्या होती है, खड़िया पट्टी बनी होती है। अब दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पर क्या है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो ये जो बारिश की नमी का पानी है ये क्या है, भाप बनकर उड़ सकता है। इसलिए वहाँ पर एक प्रकृति का एक अनोखा कार्य भी है। वो कौन सा है, वो हम आगे के पैराग्राफ में देखते हैं कि रेत के जो कण होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ छोटा सा चित्र बना रखा है कि ये भूमि है, भूमि के नीचे ये मिट्टी के कण हैं। तो ये मिट्टी के जो कण होते हैं ये थोड़ी दूरी बनाए हुए होते हैं, यानी इनमें क्या है, लगाव नहीं होता। तो इनकी जो दूरी होती है, इन दूरियों के बीच में क्या है, नमी समाहित होती है। और जहाँ पर कुछ जगह ऐसी मिट्टी होती है जैसे दोमट या काली मिट्टी, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, उनमें जो मिट्टी होती है इनमें लगाव होता है, यानी ये मिट्टी के कण जो आपस में क्या जुड़े हुए होते हैं। और जहाँ पर लगाव होगा वहाँ पर दूरी जरूर होगी। तो जैसे ही क्या है, धूप निकलती है बारिश के बाद में, तो ये कण तो क्या है, आपस में चिपक जाते हैं और इनके बीच में क्या है, एक दरार बन जाती है। तो ये दरारें पड़ जाती है। लेकिन राजस्थान की प्रकृति में भी एक अनोखी उदारता यही है कि यहाँ के मिट्टी के कण क्या है, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, दूरी बनाकर रखते हैं, जिससे जो वर्षा की जो नमी है वो इनके अंदर ही रहती है, इससे बाहर नहीं जा सकती। तो ये बात इस पैराग्राफ में कही जा रही है बच्चों की जहाँ पर लगाव होता है वहाँ पर अलगाव होता है। तो ये अलगाव वाली जगह कौन कौन सी है, दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने पर, धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं, तो वहाँ पर जगह बन जाती है और उस जगह पे क्या है, दरारें बन जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ मिट्टी के कण क्या है, दूरी बनाए हुए होते हैं, तो वहाँ दरारें नहीं पड़ती। दरारें नहीं पड़ेगी तो वाष्प बन के जो वातावरण में वापस जाएगी नमी, वो क्या है, उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने के कारण ही संगठन है, यानी रेत के कण क्या है, यहाँ पर बिखरे रहते हैं।
मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए क्या है, अलगाव भी नहीं होता, यानी दूरी भी नहीं बनती। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आ रहा है ना, कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे गौर से ध्यान से सुनोगे, एक बार नहीं आता समझ में तो आप इसको दोबारा सुनो तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे दरारें नहीं पड़ती, जो भीतर का वर्षा का जल है वो भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी, कौन सी पट्टी, खड़िया पट्टी, इसकी रखवाली करती है। कैसे रखवाली करती है बच्चों, ये खड़िया पट्टी इस पानी को या इस नमी को कहाँ नहीं जाने देती, भूजल के अंदर नहीं जाने देती। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है, यानी रेत के कण जो दूरी बनाए हुए हैं वो नमी को अपने अंदर समाहित रखते हैं और वाष्प बनकर उड़ने नहीं देते। इसलिए जो बारिश का पानी है वो भूमि और खड़िया पट्टी के बीच जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच में ही नमी के रूप में व्याप्त रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कोई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, यानी भूमि का जल तो क्या है, खारा है, लेकिन खड़िया पट्टी के ऊपर जो मिट्टी है उसके अंदर जो वर्षा का जल समाया हुआ है वो क्या होता है, मीठा। अब वहाँ पर क्या निर्माण कर दिया जाता है, कुएं का निर्माण कर दिया जाता है। कहाँ तक, खड़िया पट्टी तक। तो अब कुएं बनने के बाद में इसके चारों तरफ जो मिट्टी के कण हैं उसमें जो समाई हुई नमी है वो क्या है, बूंदों के रूप में उस कुएं में इकट्ठा होने लग जाएगी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, यानी इस मरुभूमि का जो अमृत यानी जो मीठा पानी है इसे किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इसलिए उन्होंने क्या है, खूब सोच विचार किया। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। तो बच्चों, यहाँ भी ध्यान रखना कि जो बारिश का पानी है इसे किस तरह से इकट्ठा किया जा सकता है, ये 3 रूपों में इकट्ठा होता है। तो देखो, सबसे पहला रूप पालर पानी, ये जिसके बारे में हम शुरू में ही बात कर चुके थे कि यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। सीधा जैसे बारिश आती है तो हमारे छत पे पानी गिरता है या आंगन में गिरता है, तो उसे क्या है, इकट्ठा करना और उस पानी को क्या है, अपने जीवन में उपयोग में लाना। कौन सा पानी होता है, ये पालर पानी। और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, इसका विवरण और आगे आपको कहीं मिलेगा। यानी आप बरसात के पानी से नदी में जाए, तालाब में जाए, घर में इकट्ठा करो, किसी भी तरह से इस पानी को इकट्ठा करके और अपने जीवन में आप बच्चों उपयोग में ले सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पालर पानी। अब पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी, यानी जो भूजल है, जो पानी गहरी भूमि में चला गया और इसे बाहर निकालने क्या है, कुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन भूजल जो है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में खारा ही निकलता है। तो पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है जिसे रेजानी पानी कहते हैं। और इसी रेजानी पानी को निकालने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। धरातल से नीचे उतरा, यानी जमीन से तो नीचे चला गया, लेकिन किस में नहीं मिला, पाताल में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खड़िया पट्टी होती है। तो ये जो बीच का पानी होता है, ये पानी कौन सा कहलाता है, रेजानी कहलाता है। तो रेजानी पानी धरातल से नीचे तो उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, तो ऐसा पानी क्या कहलाया, रेजानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर की नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है वहाँ पर। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। तो मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। तो बच्चों, अब भी अपने गांव में देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कितने अंगुल बारिश हुई इसको ज्ञात करने क्या है, पानी जो हमारी भूमि है उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी खुदाई करके और अंगुल से नापते हैं कि हाँ इतना नीचे पानी समाया तो इतनी अंगुल ही बारिश हुई है। तो वही बात ये कहना चाहता है कि जो रेजानी पानी है उसे क्या है, रेजो के रूप में मापते हैं कि 5 अंगुल रेजो है, 6 अंगुल रेजो है।
तो रिजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण किस में नहीं मिलता? पाताल पानी में। ऐसी पट्टी के अभाव में रिजानी पानी सीधे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रिजानी पानी भी उस पर मिलकर खारा हो जाता है। तो देखो बच्चों, हमने 3 तरह का पानी देखा है। एक तो है पालर पानी, यानी सीधा बारिश आई और उस पानी को आपने एकत्रित कर लिया। और दूसरा है भूजल, तो जो क्या है? पाताल पानी, यानी जो बारिश आई वो पानी धीरे धीरे कहाँ गया? भूमि के जल के अंदर मिल गया, तो वो पानी क्या है? ज़्यादातर खारा होता है। और तीसरा है रिजानी पानी, यानी ना तो वो सतह पर रहा, ना वो भूजल में यानी पाताल जल में जाकर मिला। खड़िया पट्टी होने के कारण वो भूमि के मध्य भाग में जहाँ मिट्टी के कण हैं उनमें क्या है? नमी के रूप में व्याप्त हो जाता है। और इसी पानी को एकत्रित करने के लिए बच्चों हम क्या बनाते हैं? कुएं का निर्माण करते हैं। इस विशिष्ट रिजानी पानी को समेटे रखने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट ही कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। यानी कुएं का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है और किस तरह से कुएं का निर्माण कर रहे हैं, और उसमें क्या है? मिट्टी के अगर दबने से या मिट्टी उनके ऊपर गिरने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए जो चिजारे होते हैं वो क्या है? बड़ी सावधानी से और कुशलतापूर्वक ही कार्य करते हैं। चीजों यानी चिनाई का श्रेष्ठतम कार्य कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी अगर चूक चिजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और डोल से मलबा निकाला जाता है। यानी खुदाई करते हैं तो मिट्टी एकत्रित हो जाती है और उस मिट्टी को किसके माध्यम से निकाला जाता है? डोल से। और डोल क्या होती है? एक चमड़े से बना बैग होता है। तो जो चिजारा नीचे बैठा खुदाई कर रहा है वो उस डोल के अंदर मिट्टी भर देगा और ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति रस्सी से क्या उस डोल को बाहर खींच लेता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। यानी कुछ दूर खुदाई कर ली और फिर क्या है? थोड़ी चिनाई की जाती है। अगर चिनाई नहीं करेंगे तो मिट्टी क्या है? चिजारे के ऊपर गिर सकती है। इसलिए क्या है? वहाँ पर अब चिनाई का कार्य होता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी क्या है? कुछ कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांचे को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो जाता, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर दिया जाता है। तो जो खींप नाम की घास होती है ये किस काम आती है? रस्सी बनाने के काम आती है। जो कुएं के अंदर क्या है? जहाँ पर चिनाई नहीं हो सकती वहाँ पर इस रस्सी से क्या है? अंदर एक गोल घेरा बनाते चले जाते हैं, जिससे क्या है? मिट्टी अंदर की तरफ धंसती नहीं है। तो चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता जाता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है और रस्से का जो आखिरी छोर है उसे क्या है? सबसे ऊपर रखा जाता है। तो अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। तो धीरे धीरे उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो जो रस्सी का घेरा है वो नीचे चला जाता है। ऊपर छुट्टी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है और रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच में कहीं कहीं पर चिनाई का कार्य भी किया जाता है। तो लगभग 5 हाथ के व्यास की
कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। तो देखो बच्चों, दिखने में तो आसान सी है कि कुएं का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुएं को खोदना, उसकी जो मिट्टी है वो धंसे नहीं, उसके लिए रस्सी बंटना वो कितना मुश्किल कार्य है। और इसमें क्या है, काफ़ी मेहनत का कार्य और काफ़ी समय भी लगता है। तो एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, यानी लग जाते हैं, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहराई कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की जो लंबाई है 4000 हाथ के आसपास बैठती है। तो नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ, कुएं की खुदाई हो रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है, न ही खींप ही, लेकिन रिजानी पानी तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरनी पेड़ है, जिसे बण यानी केर, बावल या कुबंट के पेड़ों की डंगाली क्या होती है, जो मोटी टहनी से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा यानी अच्छी लकड़ी अरनी की ही मानी जाती है। पर उम्दा या मध्य दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक के से भी काम चलाया जाता है। तो बच्चों, जो कुएं खोदते हैं तो उसकी जो मिट्टी अंदर ना गिरे, तो हमने देखा कि उसे 3 तरह से रोकने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहला प्रयास तो ये था कि वहाँ पर चिनाई कर दी जाती है। दूसरा ये था कि खींप की जो घास होती है उसके अंदर क्या है, गोल घेरा रस्सी से बनाया जाता है। और तीसरा इन्होंने कहा भी अगर दोनों ही चीज़ ना मिले तो क्या किया जाता है, ये कुछ पेड़ों के नाम हैं, उनकी जो मोटी लकड़ी या आग से भी क्या है, उस मिट्टी को धंसने से रोका जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में ली जाती है। चग भी क्या होता है, एक प्रकार का घास होता है जिसका काम क्या है, रस्सी बनाने में किया जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। यानी जब इसे रस्सी बनाई जाती है तो ऐसे लगता है जैसे सांप गोल घेरा बनाकर या वलयाकार सा बैठा है, तो इसलिए इसे क्या कहता जाता है, सांपणी भी बच्चों कहा जाता है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजे को मिट्टी की खूब परख होती है। जैसे ही खड़िया पत्थर की मिट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है और चिजारों ऊपर आ जाते हैं। यानी जब वो खुदाई करते करते खड़िया पत्थर की पट्टी तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ वो आकर रुक जाते हैं, और वहाँ से क्या है, मिट्टी की नमी पानी के रूप में कुएं के अंदर आने लगती है। जो चिजारा है वो क्या है, वो ऊपर आ जाता है। कुएं की सफलता का यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाते हैं। यानी किसी कुएं का जो निर्माण होता है तो उस समय क्या है, उत्सव का सा माहौल बन जाता है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान यहाँ रखने की परंपरा है, पर काम पूरा होने पर विशेष भोज यानी विशेष भोजन का आयोजन किया जाता है। चेलवांजे को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा यानी राजस्थान में एक ये प्रथा है कि अगर जो चिजारे हैं, कोई भी तीज त्योहार या विवाह जैसा अवसर आता है तो उन चिजारों को बुलाया जाता है और उन चिजारों को बुलाकर वहाँ भेंट दी जाती है। तो ये आज प्रथा है, उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में और विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है। और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर भी रख दिया जाता है। खलियान यानी जितनी भी धान होता है उसमें से क्या एक अलग ढेरी किसको रख दी जाती है, चिजारे के लिए रख दी जाती है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। तो देखो बच्चों कि जिसने कुएं खोदी तो उसका यहाँ तक कार्य नहीं है कि उसने कुएं खोदी और वो चला गया, लेकिन नहीं, कुएं खोदने के बाद वहाँ पर एक उत्सव का सा माहौल होते हैं। सब लोग एक अच्छे से भोजन का निर्माण करते हैं, सब साथ मिलकर खाते हैं। जो चिजारे हैं उन्हें क्या है, अलग अलग तरह की भेंट दी जाती है। फिर कोई तीज त्योहार आता है या शादी आती है तो उनको क्या है, वहाँ पर घर पे बुलाया जाता है और उन्हें फिर से क्या है, उपहार दिए जाते हैं। और फसल में से कुछ हिस्सा यानी एक कट्टा कनक, गट्टा चावल, बाजरी, कुछ भी जो उस घर में फसल होती है उसका एक हिस्सा उन्हें दिया जाता है। लेकिन आजकल मजदूरी का काम क्या है, धान देकर नहीं बल्कि पैसे देकर करवाने लगे हैं। गृहस्थ कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन गए हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल के हाथों से 200
100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना तके पानी जुटा रही है। यानी जैसलमेर की कुछ जातियाँ पालीवाल ब्राह्मण और जो मेघवाल जाति के लोग हैं, उन्होंने 100-200 साल पहले जो कुइयाँ बनाई थी, उनमें आज भी पानी जुटता है। कुएं का मुँह छोटे रखने के 3 कारण हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि कुएं का जो व्यास है वो कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसे हम देखते हैं कि रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें से 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतने कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होता। तो बच्चों देखो, विमानों की अगर ज़्यादा व्यास की कुएं का निर्माण करेंगे तो पानी तो कितना होगा, 2-3 बाल्टी, वो उस पूरे व्यास में फैल जाएगा। तो उसे निकालेंगे कैसे? अगर वहीं कुएं का व्यास कम होगा तो पानी क्या थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। तो या तो किसी चमड़े के बैग, जिसे चड़स कहते हैं, या छोटी बाल्टी से क्या उस पानी को निकाला जा सकता है। तो एक तो पहला ये कारण है कुएं का व्यास कम रखने का। कम हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी छोटी बाल्टियों का प्रयोग किया जाता है और कई जगह पर क्या है, बाल्टी के बदले छोटी चड़स यानी जो चमड़े का बैग है उसका प्रयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग यानी उसका जो लोहे का कड़ा है वो नीचे के भाग पर गिरता है। तो वो जो कपड़े का या चमड़े का जो बैग है वो क्या है, पानी में डूब जाता है और उसमें क्या है, पानी भर लिया जाता है। और जब उसमें पूरी तरह से पानी भर जाते हैं तो क्या है, उसे ऊपर खींच लिया जाता है। तो पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली, ट्रक दौड़े, तो ट्रकों की जो फटी हुई जो ट्यूब होती है, उससे भी क्या है, छोटे छोटे चड़स का निर्माण किया गया था। तो बच्चों, एक तो ये था, इसलिए व्यास कम रखा जाता है। क्यों? ताकि वो पानी जो कम मात्रा में है उसे क्या आसानी से बाहर निकाला जा सके। अब दूसरा देखो कि व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से है। कि राजस्थान में तो वैसे भी ये क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, यहाँ पर तेज़ गर्मी होती है। तो अगर कुएं का मुंह बड़ा होगा तो अंदर की जो नमी है वो सूर्य की किरणें क्या है, सोख लेगी। इसलिए क्या है, उसका पानी भाप बनकर वापस उड़ जाएगा। इसी चीज़ को बचाने के लिए, यानी उसको पानी को भाप बन के उड़ने न दिया जाए, इसलिए उसका जो कुएं का व्यास है वो कम रखा जाता है। तो व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं सकता। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसके ढककर रखना जरूरी है। तो तीसरा कारण है कुएं के व्यास को कम रखने का, कि उसको ढककर रखना जरूरी है। तो इसलिए ढकने के लिए क्या है, लकड़ी का या कोई लोहे धातु का क्या है, या कोई घास फूस का ढक्कन लगाया जाता है। अगर उसका व्यास ज़्यादा होगा तो उसको ढकना क्या है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि उसका व्यास जो है कम रखा जाता है। यहाँ नई सड़कें निकली है तो इस तरह नए और अपरिचित लोगों को आवक जावक बढ़ जाती है। वहाँ अमृत जैसे से मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी होती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कन पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी या चक्री पर ही लगाए जाते हैं। यानी पानी खींचने के लिए बाहर पानी खींचेंगे तो उस कुएं के ऊपर क्या लगा होता है, एक चक्री या घिरनी लगी होती है, जिससे क्या है, रस्सी से क्या है, पानी ऊपर खींचा जाता है। तो वहाँ पर लोग क्या है, अपने अपने कुएं के ताला लगा कर रखते हैं। तो कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। यानी अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखे के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। ओडाक और चरखे चड़सी को
यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक ले आती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं, वजन खींचने में तो उससे सुविधा भी रहती है। यानी अगर उसे सीधा अपने हाथ से खींचने की कोशिश करते हैं तो पानी का जो चड़स है या जो बाल्टी है वो क्या है साइड में टकराएगी, जिससे पानी छलक कर नीचे गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए कुएं के ऊपर क्या बनाया जाता है, चरखी या फरेड़ी बनाई जाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी आपको मिल जाती है। हर घर की अपनी एक कुएं होती है। परिवार बड़ा हो तो उनकी एक से अधिक कुएं भी हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक सिर्फ उसी का है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव और समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी में साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय होती है। जितनी ज़्यादा वर्षा होगी उतनी ही वहाँ पर नमी होगी और उतना ही कुइयों में मीठा पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ चुकी वर्षा ही तय करती है। अब इस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है कि पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ये समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। तो देखो बच्चों, आप इस तरह से देखो कि एक जगह पर एक कुएं बनी हुई है तो उसके आसपास की जितनी भी मिट्टी है, उसकी जो नमी है सिर्फ उसी कुएं में आएगी। अगर वहीं उसी स्थान पर दूसरी कुएं का निर्माण कर दिया जाए तो वो नमी तो क्या है बढ़ जाएगी, कुछ उस कुएं में और कुछ इस कुएं में आने लगेगी। इसी तरह से अगर तीसरी कुएं बना दी जाए तो फिर क्या है उस नमी के 3 भागों में बंटवारे हो जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर जब कुएं का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले ग्राम समाज से क्या है, जो वहाँ के गांव या समाज के जो भी मुखिया हैं उनसे क्या है उस बात की परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर ज़रूरी होता है तभी वो लोग उसे वहाँ पर कुएं बनाने की परमिशन देते हैं या आज्ञा देते हैं, अन्यथा उन्हें मना कर दिया जाता है। तो हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुएं। इसमें दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। तो इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला, यानी जैसे ही सांझ का समय होता है, शाम का समय होता है, उस समय को कहते हैं गोधूली बेला में कुइयों पर आते हैं। तब क्या है मेला सा लग जाते हैं। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों की स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटी और रंभाने की आवाज़ में समा जाती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। तो बच्चों देखो, सारे गांव के जितनी भी कुइयाँ का निर्माण है तो शाम को एक साथ वहाँ पर आते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं। उस समय क्या है गायें भी क्या है खेत से चारा चर कर लौटती है, तो उनकी जो घंटियों की आवाज़ है या उनके बोलने की आवाज़ है तो उनमें क्या है घिरनी की आवाज़ क्या है थोड़ी कम हो जाती है। और सब लोग जितना अपना पानी उनमें भरा होता है 2 घड़े 3 घड़े वो निकालते हैं, उसको समेटते हैं और फिर क्या है उन कुइयों पर वापस से ताला लगा दिया जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं होती, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में आपको नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। कौन सी पट्टी? खड़िया पट्टी। और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थीं। तो लोग इस क्षेत्र को 6 BC के नाम से भी जानते थे। 6 BC यानी 6 को 20 से गुना करो तो 120 होती है। तो उस गांव को किस नाम से जानते थे? 6 BC के नाम से भी जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है, यानी इन कुइयों के कारण ही आबाद है और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है। जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, यानी जो कुइयों के नाम हैं वहाँ पर पार कहकर उन्हें बुलाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर वहाँ के गाँव के नाम पड़े हैं।
अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं है चारोली है, तो कहीं धाधड़ो धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रोबलियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है कुएं। यानी खड़ी पट्टी है, उसके नीचे तो क्या है, खारा पानी है, और ऊपर बारिश की नमी से एकत्रित हुआ मीठा पानी है, और वही पानी धीरे धीरे रिस कर किस में आता है, कुइयों में आता है। तो ये जो राजस्थान में कुछ जगह ऐसी है बच्चों, जहाँ पर पानी क्या है, खारा होता है, और जो नहरी पानी या वाटर वर्क्स का जो पानी है वो नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर ये कुएं ही क्या है, उनके जीवन यापन का माध्यम बनती है। यानी वहाँ पर जो प्रतिदिन पीने का पानी या खाने बनाने में या किसी अन्य उपयोग में मीठे पानी की आवश्यकता होती है, तो वो यही कुएं का मीठा अमृत के समान पानी होता है। तो बच्चों, हम लोग प्रतिदिन कितने पानी को ऐसे ही व्यर्थ में बहा देते हैं। तो हमें ऐसे स्थान और ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि जिन्हें पानी बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए पानी का जितना हो सके उतना बचाव करें। और बच्चों, इस पाठ को पढ़ना सुनना, जिससे कि आपको ये समझ आ सके, क्योंकि पाठ समझ आने के बाद ही बच्चों पीछे के क्वेश्चन या पेपर में पाठ के मध्य से कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं।